बाबा राम साहब की इस धरती को पहले प्रणाम कर रहा हूँ। स्कूल के प्रबंधक, प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों और बाहर से बताए कुछ मेहमानों। वैसे तो शर्मा जी ने कुछ छोड़ा नहीं है, मेरे इसलिए वो मेहमान हूँ। वैसे तो शर्मा जी ने कुछ छोड़ा नहीं है मेरे इसलिए वो के लिए, लेकिन एक बार आपने कुछ तालियों में कंजूसी की, एक बार जोरदार से मेरी तालियां हो जाएंगी। वैसे आपकी एग्जाम एक साल के बाद में होनी है, लेकिन सर ने एक साल पहले सेमिनार का आयोजन कर दिया। तो पहले मेरी याद आए स्कूल के लिए। कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों को बदल जाते हैं। सोचा कि वक्त किसी को माफ नहीं करता, लेकिन क्या करोगे उनका जो वक्त से ही आगे निकल जाते हैं। आज के इस दौर में 135 करोड़ के इस देश में कौन सुबह चाय के साथ क्या खाता है, लंच में किसने क्या खाया और जो डिनर करके सो गया है, उस इंसान के लिए तब तक कोई पहचान नहीं है जब तक वो समाज के सामने अपना कोई मनोबल उतार नहीं रखता। अब चुनना आपको है, या तो आप गुणमानी की जिंदगी जिए और अपनी व्यवस्था और हालातों का रोना रोते हुए आने वाले बच्चों को या अपने छोटे बच्चों को या अपने बड़े बच्चों को कोई छोटी कहानी सुनाएं, या फिर आपके पास एक रास्ता है अपने आप को चुनने का। हम कई बार सोचते हैं कि शहर का विद्यार्थी है, ये गांव का विद्यार्थी है, ये तो हिंदी माध्यम का है, ये तो अंग्रेजी माध्यम का है, ये तो आर्ट्स का है, ये तो साइंस का है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक चीज है जो आपको आगे तक लेकर जाती है, वो आपके अंदर का चुनाव, आपका चलना, आपका बैठना, आपका उठना, आपका लिखना, आपका बोलना, आपसे घर से निकलना, आपका घर में वापस एंटर करना, आपका स्कूल के दरवाजे में बढ़ना, आपका गेट से वापस निकलना, और उसमें लगना चाहिए कि मैं जिस इंसान से देख रहा हूँ और जिससे बात कर रहा हूँ वो कोई आग है और वो आग सामने से निकलेगी और आसमान को छू लेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि ये हौसला, ये नेचर, ये व्यवहार बाजार में नहीं मिलता। अगर ये बाजार में मिलता तो आपको निश्चित तौर पर बांट दिया होता। इस हौसले को आपको पैदा करना पड़ता है, इस हौसले को आपको पाना पड़ता है। आप अंडे पे हथौड़ा मारकर कभी भी चूजे का निर्माण नहीं कर सकते। वो चूजा तो पूरा जीवन संचार करके सहमति चोट से अंदर से मारकर बाहर निकलता है। प्रत्येक चीज सामने से आती है, उसको लाने के लिए, उसे उजागर करने के लिए, उसको पाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है। मुर्दा खड़ियों सांस लेने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर होता है। आप इस रास्ते में चलेंगे तो बहुत सारे लोग आपको कहानियां सुनाएंगे और अपने में से ज्यादा लोग चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। क्या वैसे कर क्यों रहे हो? आप नियमित पढ़ क्यों रहे हो? आप क्लास में ध्यान क्यों रख रहे हो? आपके खुद क्लासमेट नहीं, आप क्यों क्लास में ध्यान रख रहे हो? क्या करना आपको? क्या आपने कभी सोचा? क्या मुझे लगता है कि शायद सारे बच्चे 12th के होंगे, शायद 12th से नीचे क्लास में होंगे। आपके मान लीजिए कि आपकी 8 पीरियड आते हैं, अगर उस 8 पीरियड को आपने अमृत की तरह पी लिया है, उस 8 पीरियड में आपने अगर अमृत की तरह उस शिक्षा को पी लिया है, तो इस विश्व में या कहीं पर भी आप ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको पराजय बना सके, आपको हार हरा सके। लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि आप उसके लगातार उससे बने रहें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 2007 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। उसमें सचिन तेंदुलकर और ब्रॉडहॉप खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर खेल रहा था और ब्रॉडहॉप उसको बॉलिंग करवा रहा था। ब्रॉडहॉप नया था, सचिन तेंदुलकर हुनर था, बड़ा था अपने आप को, हालांकि ऐसा भी नहीं कर सकते, बहुत सीमेंट किया उस आदमी ने। ब्रॉडहॉप नया था, नया खिलाड़ी था और सचिन तेंदुलकर बड़ा खिलाड़ी था, और ब्रॉडहॉप ने पहली बॉल में सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया 2007 के ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में। आपको पता है सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा खिलाड़ी, ब्रॉडहॉप कितना छोटा खिलाड़ी, एक बॉल में उसको बोल्ड मार दिया। अब सचिन तेंदुलकर आपको पता है वो तो झुक गई, उसकी टीस आ गई, इसने मेरे को कैसे बोल्ड मार दिया। सचिन तेंदुलकर आउट होने के बाद में टेबल के जाके पास बैठ गया। इसके बाद में मैच कंप्लीट हुआ। मैच कंप्लीट होने के बाद में ब्रॉडहॉप छोटा खिलाड़ी था, उसके लिए बड़ा अचीवमेंट था, वो उस बॉल को लेके और सचिन तेंदुलकर के पास गया। बोला आज सचिन जी मैंने क्या आपको बोल्ड मार दिया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुनहरा पल है। बिल्कुल है, यस सर, सबसे बड़ा सुनहरा पल है। उसने कहा कि आप कुछ फोटोग्राफी दीजिए मेरे लिए।
मेरी जिंदगी के बारे में आज कुछ लिखिए सचिन तेंदुलकर को कहता है ब्रॉड हॉक। तो वो कौन है, उसको बॉल को ले जाता है कौन, सचिन तेंदुलकर। किससे, ब्रॉड हॉक से। उस बॉल पे एक लाइन लिख देता है कि तेरी जिंदगी में लाइन फिर कभी नहीं आएगी, तेरी जिंदगी में क्षण फिर कभी नहीं आएगा। ब्रॉड हॉक को कहता है सचिन तेंदुलकर कि तेरी जिंदगी में एक दिन फिर कभी नहीं आएगा। ये कहने के बाद में आप सोचिए उस आदमी ने कितनी बड़ी बात कही है कि तेरी जिंदगी में तू मेरे को कभी वापस आउट नहीं कर पाएगा। और मैं आपको बता दूं इसके बाद में 30-35 एनकाउंटर भी, टेस्ट मैच हुआ, इवन आईपीएल, टी20, ब्रॉड हॉक सचिन तेंदुलकर को 35 मतलब यहाँ पे गेम्स में उसको आउट नहीं कर पाया। सोचिए आप लोग क्यों, क्योंकि इसके बाद में सचिन तेंदुलकर आउट होने के बाद में उसने किसी होटल में जाकर डोसा नहीं खाया, उसने किसी दोस्तों के साथ पार्टी नहीं की, उसने केवल प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस। और 35 एनकाउंटर में भी ब्रॉड हॉक सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। एक न्यूयॉर्क की किसी स्टेट में एक लेडी घूम रही थी, मतलब सचिन तेंदुलकर को आउट करने का मतलब है उसके बाद में 30-35 एनकाउंटर में उसको आउट नहीं कर पाया, और उसने बड़ी प्रैक्टिस की। और याद रखना ये प्रैक्टिस दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ों को ला देती है। आप अभ्यास कीजिएगा, आपको अगर कोई टॉपिक कवर नहीं हो रहा उसका अभ्यास कीजिए, उसको लिख के देखिए, देखते हैं ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको पराजय बना सके, आपको हरा सके। लेकिन अपन ऐसा करते ही नहीं, अपने को बाहर देखने की आदत हो गई। वो बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये टीचर आज क्या पहन के आया है, ये टीचर कल क्या पहन के आया था, ये टीचर की आज कटिंग सही नहीं है। ये बच्चा एक दूसरी चीज अपनी माइंड को क्या रहती है, अपन सिंपल नहीं रहते। आप जमीन पर रहकर तैयारी करें, आप जमीन पर रहकर तैयारी करें अपने, और जितने अभिभावक यहाँ पे बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि कम देखो मुझे कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे की कोई आप केयर करें, बिल्कुल आप सिंपल नहीं, कोई आपको ये ना बोले कि बच्चे ने ऐसी कटिंग कैसे बना रखी है। ये मेरा विशेष और प्रिंसिपल से मैं आपसे के साथ निवेदन एक चीज को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि संस्कार अगर दूसरे को कोई मारकर जीता है तो उसको विकृति कहते हैं, अगर तू अपना खाए अपना खाए उसको प्रकृति कहते हैं, दूसरा कैसे खाए और मैं कैसे खाऊं उसकी चिंता करने वालों को संस्कृति कहते हैं। आप संस्कारों के साथ जिए, हमेशा संस्कृति के साथ आगे जमा रहे। तो बड़े मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस दुनिया के बड़े बड़े पार्टों को ला देती है। एक न्यूयॉर्क के किसी स्टेट में एक लेडी घूम रही थी और उस लेडी से एक पाब्लो पिकासो नाम का पेंटर निकला गया, बहुत बड़ा पाब्लो पिकासो पेंटर हुआ है दुनिया का। उसकी एक पेंटर 70 करोड़ की नीलाम हुई है, 70 करोड़ रुपए में। तो वो लेडी से रहा नहीं गया, लेडी उस पाब्लो पिकासो की बात जाती है, बोली कि साहब आप मेरे को स्केच ड्रॉ करोगे, आप क्या मेरी तस्वीर बना सकते हो आप? तो पाब्लो पिकासो ने क्यों नहीं, वो कागज लेके और पेन लेके उस पाब्लो पिकासो के पास गई और उस पाब्लो पिकासो ने 30 सेकंड में उसकी स्केच ड्रॉ करके उसको हाथों में दे दिया। 30 सेकंड में पाब्लो पिकासो ने कहा लाइए 50 लाख रुपए। कितने सेकंड में बनाइए? 30 सेकंड। पैसे कितने? 50 लाख रुपए। उस लेडी से रहा नहीं गया, उसका पेमेंट था, वो चुकाना था, उसे रहा नहीं गया। उसने पूरे जाके हर निगरानी की, मैंने देखा कि ये 30-50 लाख रुपए कैसे दे सकता है, 30 सेकंड में 50 लाख रुपए, तो मेरे को भी कमाने। आपने भी शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझे भी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए कमाने हैं। तो उसने पूरे सब वहां के जितने भी जो रईस लोग हैं सबके पास गई कि ये 50 लाख रुपए लिए मेरे से, 30 सेकंड में पेंटिंग बनाई और 50 लाख रुपए मेरे से लिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप कहो तो मैं इसके 50 लाख रुपए दे सकता हूँ, ये तो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। तो वो पाब्लो पिकासो के पास वापस जाती है कि सामने वही लेडी को जो आपसे एक बार मिली थी और आपने मेरी पेंटिंग बनाई थी। बोला कि सर बहुत अच्छा आपका आभार, लेकिन ये 30 सेकंड में आपने जो पेंटिंग बनाई है वो मुझे भी सीखना है। उन्होंने कहा कि जो मैंने पेंटिंग बनाई थी वो मैंने 30 साल लगे थे सीखने में, 30 साल लगे थे, समझे बात को? तो वो 50 लाख रुपए जो कमाए थे वो एक दिन का काम नहीं था, वो एक वर्ष का काम नहीं था, वो 10 साल का काम नहीं था, वो 30 साल उन्होंने सीखा था। आपको पता है कि ऐसा कौन सा विश्व नागरिक है जिन्होंने भारत में बहुत अद्भुत प्रेम किया है? बता सकते हो आप मुझे? ऐसा कौन है विश्व नागरिक जिन्होंने भारत में बहुत अद्भुत प्रेम किया है? आप नाम नहीं बता रहे, एपीजे अब्दुल कलाम सबने सुना होगा, जिसे परमाणु के क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में काम किया है। उसकी कहानी में आपके साथ में शेयर करता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वर के मल्लाह का बेटा है। बचपन में तीर्थयात्रियों को मंदिर तक पहुंचाता था,
और जितनी देर तीर्थयात्री मंदिर पे परिक्रमा लगाते थे उतनी देर में फिजिक्स की किताब पढ़ता था और अपने पीछे जुल्फों वाले कलाम को सलाम किया था राष्ट्रपति कहकर। उसका सर तो मेरे को याद नहीं है, उसका एनडीए में सिलेक्शन हो गया था कलाम साहब का, और एनडीए सिलेक्शन होने के बाद में उसका वो एग्जाम दी होगी, उसमें उसका एनडीए में सिलेक्शन हो गया और वो रामेश्वर से उसका देहरादून इंटरव्यू का टाइम आया। देहरादून, रामेश्वर से देहरादून, तो रामेश्वर से देहरादून जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास। तो उसकी बड़ी बहन विवाहित थी, शादी की हुई थी, तो उसकी बहन ने कहा कि मेरा इंटरव्यू है, मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें। तो उसने बहन ने कहा कि जो मेरे जेवर है वो आप बेच दो और आप इंटरव्यू तो दे दो आप, क्योंकि कलाम साहब बहुत अच्छी मेहनत करते थे और आपको पता भी आगे बताने वाले हैं। तो कलाम साहब की बहन ने जो जेवर थे उनके वो सारे बेच दिए। और प्रॉब्लम ये क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि मतलब रामेश्वर से देहरादून जाने के लिए एक तरफ का किराया बनता था उस जेवर बेचने के बाद में। और कलाम साहब ने कहा कि आप अपने जेवर बेच दीजिए, कोई बात नहीं, आपको 200% मेरा सिलेक्शन होगा, कॉन्फिडेंस है, मेरा सिलेक्शन होगा, चुका दूंगा वापस, ऐसे ही बात है। तो देहरादून चला जाता है कलाम साहब और वहां पे इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वहां पे ऋषिकेश से लक्ष्मण झोला के पास वही पहाड़ी है, शिवानंद की पहाड़ियां, वहां पे शाम के समय इंटरव्यू था तो शाम के समय कलाम साहब चले जाते हैं। बिल्कुल ये कहानी आप गूगल में जाकर चेक कर सकते हैं, वही बाबा साहब ज्ञान देता है। तो वहां पे लक्ष्मण झोला के पास वो शिवानंद की पहाड़ियां, वहां पे कलाम साहब चला जाता है और सुसाइड करके कलाम साहब, क्यों? क्योंकि एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बहन ने जेवर बेच दी, बहन क्या देगी घर जाके? आपने तो कहा था कि 200% का सिलेक्शन होगा, मेरे जेवर तो कम से कम। लेकिन कलाम साहब वो सुसाइड के लिए वहां चले गए, शाम का समय था। तो वहां पे जो संत रहता था, जो महाराज रहता था, उसने लगा कि कोई लड़का टहल रहा है। उसके बाद बेटा क्या बात हुई? पर कुछ नहीं, मेरी जिंदगी में मेरा बस आज इतना ही समय था, आज इस जिंदगी को अलविदा कह रहा हूँ। बोला क्या बात क्या हुई वो बताओ ना। बोला मैं रामेश्वर से आया था और मेरी बहन के जेवर बेच के मेरा इंडिया का इंटरव्यू था और मैं उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, मुझे लगता है कि शायद मेरी जिंदगी यही पूरी हो गई है। तो उस संत ने, महाराज ने कहा कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है आपको ईश्वर ने किसी बड़े काम के लिए नियुक्त किया है। तो याद रखना, अगर आप किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप ये गुजारिश कीजिएगा और ये आप लोग अपने आप को बताइएगा कि मुझे किसी बड़े काम के लिए चयन किया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है आपने किसी, ईश्वर ने किसी बड़े काम के लिए नियुक्त किया हो। आपको मैं किराए के लिए पैसे देता हूं, आप रात यहाँ रुकिए, आप विश्राम कीजिए और सुबह अपने काम चले जाइए और काम कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए। और उस आदमी ने अमेरिका की तानाशाही, यूरेनियम लेकर इतराने वाले लोग, क्राइम ईंधन में हमारे प्रधानमंत्री को रास्ते पर रुकवाने वाले लोग प्रतिबंधों की बाढ़ लगाते रह गए और हमारे हिंदुस्तान ने वो काम करके दिखाया मिसाइल के क्षेत्र में, परमाणु के क्षेत्र में। एक बार कलाम साहब के लिए जोरदार तालियां। मुझे नहीं लगता कि शायद इससे अच्छी कोई मोटिवेशनल कहानी आपको मिल जाए। और ऐसे विश्व नागरिक हैं जिन्होंने इस देश में बहुत अद्भुत प्रेम किया है। एक बार सीखो चीजों से आप लोग से अपने अपने पैमाने खुदरे बना रहे हैं कि साहब ऐसा तो हो जाओ तो कह दो कि भगवान मैं मेरे भाग्य में नहीं लिखा। अरे आपको पता होना चाहिए भाग्य तो एक बड़ा पाप है। ये आलस्य को दबाने की उद्घोषणा है, आपका आलस्य था, इसको भाग्य के सहारे मत छोड़िए। एक ट्रक वाले से कोई साइकिल वाला टकराता है और वो मर जाता है, हम कह देते हैं मर गया, बेचारे की उम्र ही इतनी थी। और वही साइकिल वाला ट्रक वाले से टकराता है और वो बच जाता है, हम बिना अंजाम का पता लगाए कह देते हैं चाकू कसाइयां मार सके ना कोई। पहले तो आप कह रहे थे कि मर गया, बेचारे की उम्र ही इतनी थी, और बाद में कह रहे हैं चाकू कसाइयां मार सके ना कोई। तो किसी को कोई नहीं मार सकता। तो अपने पैमाने अपने खुद ने बना रखे। ये दरिया तेरा बूंद भर भी ऐसा नहीं है मुझ पर, ये दरिया तेरा बूंद भर भी ऐसा नहीं है मुझ पर, जब भी पानी पिया है पारों का सीना चीर के पानी पिया है। आप हमेशा अपने आप खुद कीजिएगा, अपना सेल्फ कीजिएगा। मैं आपको एक पाणिनि की कथा भी शेयर करता हूं। पाणिनि पहले क्या होता था कि गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए हाथों की रेखा देखते थे। प्राचीन काल में हाथों की रेखा देखने के बाद में गुरुकुल में प्रवेश होता था। तो उसमें भी प्रधानाचार्य वहां पर चाणक्य थे,
तो पाणिनि आपने सुना है संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान कवि है। तो पाणिनि चाणक्य के पास जाता है प्रवेश, चाणक्य उसकी पाणिनि की मां चाणक्य के पास, तो कहते कि मेरे पाणिनि का आप प्रवेश कीजिए, क्लास में बड़ा हो गया है। तो चाणक्य कहता है कि आपके उसकी हाथ की रेखा देखता है पाणिनि की, तो उसके हाथ की रेखा नहीं, लगे आपके बच्चे का भाई गुरुकुल में प्रवेश नहीं हो सकता, आपके तो इसके हाथ में रेखा ही नहीं है। तो वो बच्चा रोने लग गया, तो मेरे को कुछ जीवन में अच्छा करना है, आप कह रहे हो आपके हाथ में रेखा ही नहीं है। तो वो माँ उसके पीछे पीछे बच्चा बाहर आ जाता है, वो बाहर आके एक पत्थर लेता है सड़क से और अपने हाथों की रेखा बना लेता है खुद ही, क्योंकि चाणक्य ने तो कह दिया था कि आपके हाथ में रेखा ही नहीं है। तो वो पत्थर लेता है और रेखा बना लेता है, बाहर वो बच्चा रो रहा होता है, खून टपक रहा है उसके हाथों से। तो एक शिक्षक आता है महाविद्यालय से, गुरुकुल से, और वो कहता है चाणक्य को कि बाहर कोई बच्चा रो रहा है। तो बाहर चाणक्य आते हैं कि ऐसा क्या हो गया, कहता कि तो वही बच्चा था थोड़ी देर पहले आया था। तो वो बच्चा पाणिनि कहता है चाणक्य को कि साहब अब तो मैंने रेखा बना ली है, अब तो मेरा एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। और पाणिनि आपको पता है संस्कृत साहित्य बहुत बड़ी विद्वान कवि हैं। आप हमेशा अच्छा सोचिए, सफलता के 3 मंत्र आप लोगों को हमेशा जान होने चाहिए। एक जिज्ञासा, हमेशा जिज्ञासा को आदर दीजिए, और अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि अगर कोई बच्चे को जिज्ञासा हो उसका हमेशा आदर करें। आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए। मान लीजिएगा कि मैं किसी टॉपिक, किसी साइंस के किसी टॉपिक की बात कर लेता हूं, आपको जब तक जिज्ञासा का ज्ञान नहीं आएगा, आपको जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप लोग उसको अचीव नहीं कर सकते। तो सफलता की सबसे पहली जिज्ञासा। दूसरा आपके पास धैर्य, आप धैर्य बनाए रखें। ए वतन की रेत मुझे एडिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ए वतन की रेत मुझे एडिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आप धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल अच्छा होगा। और लास्ट में आपका है मैनेजमेंट, आपका नेतृत्व की क्षमता क्या है। क्या आपने कभी सोचा होगा कि आपका मान लीजिए कि एक आपका मटेरियल पूरा हो जाता है, मान सिलेबस पूरा हो जाता है अक्टूबर में, इसके बाद आपने क्या मैनेजमेंट बनाया, आपने क्लास के टाइम आपने क्या मैनेजमेंट बनाया, आपने सोचा कभी ऐसा? आपको देखिए एक्चुअली में होना क्या चाहिए, एक अच्छा पढ़ाई करने के लिए देखिए आपके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, अभी उदाहरण आपको मैं शेयर नहीं कर सकता, समझने में आपको इसकी बात बताइए, उनको अपन ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, कुछ एग्जाम्पल हम आपको रख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास अगर जिज्ञासा है, देखो पहला जिज्ञासा नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर सकते, फिर कल की बजाय आज छोड़िए, कल की बजाय आज छोड़िए, और फिर ये भी सोचना आपको करना क्या है, आपका जन्म हुआ क्यों है। अगर जिज्ञासा नहीं है तो आप कभी भी अपने जीवन में अच्छा नहीं कर सकते। और ये कंपटीशन का टाइम मैं आपको बता दूं, अपन कई बार कह देते हैं कि तो भाग्य वाला था, विकास था उसके अच्छे नंबर आगे 95 आगे तो नसीब वाला है, उसको मत बोले नसीब वाला। उसने रातों को सोना छोड़ दिया, खुशियों का अलग छोड़ दिया, परिवार के साथ रहना छोड़ दिया, समय पर खाना खाना छोड़ दिया, और उसके बाद में आप कहते हैं वो नसीब वाला था, वो नहीं था नसीब वाला। उसने पूरे 8 पीरियड या 7 जो भी पीरियड थे उसमें अपना एकाग्रता है, और एकाग्रता भी कैसी, अर्जुन जैसी चाहिए। और आपको पता है द्रोणाचार्य अर्जुन से ज्यादा प्यार करते थे, अपने पुत्र से प्यार नहीं करते थे, वो अर्जुन से ज्यादा प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती थी, यस या नो? उसको सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती, और उनको कान दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसको सिर्फ आंख दिखाई देती थी। तभी द्रोणाचार्य और महाभारत में इसकी टीस भी है, इसकी सूट होती है कि द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से प्यार करते हैं। अरे भाई वो एकाग्र है, उसको मछली की आंख दिखाई देती है। आप भी सोचते हैं कभी कि फला टीचर है, उस बच्चे में ज्यादा है, उस बच्चे का ज्यादा ध्यान रखता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अरे वो एकाग्र है, वो बच्चा उसके उसका ध्यान रखता है। हमेशा एकाग्रता भी कैसी चाहिए, अर्जुन जैसी चाहिए। तो पहली बात क्या हुई, जिज्ञासा। सोचिए आज जाने के बाद में, और इस सेमिनार में ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे उपस्थित रहे इस गर्मी में, कुछ जीवन में बदलना चाहिए आज से। कल क्लास में जो आप प्रेरित करें तो आप बदलना चाहिए कि हाँ आज हमारे में कुछ बदलाव आया है, और जीवन में बदलाव नहीं है तभी कुछ अचीव नहीं करेंगे। तो जितने भी छोटे बच्चे बैठे हैं, बड़े बच्चे बैठे हैं, पहली बात है जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखना, ऐसा नहीं जबरदस्ती काम हो रहा है। और दूसरी चीज धैर्य, ए वतन की रेत मुझे एडिया रगड़ने दे, यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। नोट कर लेना कल अपनी कॉपी पे, ए वतन की रेत मुझे एडिया रगड़ने दे, यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। और तीसरी बात हुई अपनी
कुशल नेतृत्व है, आपका मैनेजमेंट क्या है। आपने सोच रखा है कि संडे को छुट्टी आएगी तो मैं क्या करूंगा, कीजिए वो काम। इसके बाद सारे डायरेक्शन मेरे को अभी प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि बच्चों को कुछ आगे के बढ़ने के लिए बताइएगा। मैं सर आपको यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे में जिज्ञासा है, अगर बच्चे में धैर्य है और अगर विद्यार्थी में कुशल नेतृत्व है तो ऐसा दुनिया का कोई रास्ता नहीं होगा वो प्राप्त नहीं कर सके। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी है वो आपको पता होना चाहिए। सबकी बात माननी भी है, सबकी बात नहीं भी माननी है, ध्यान रखना। शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे, आपको पहले में ले जाएंगे और आपको वापस नीचे ले आएंगे, और पे यकीन मत कीजिएगा। और सबके साथ होगा, कलेना अपने माता पिता के साथ होगा मत कर लीजिएगा, क्योंकि आप उनके लिए विश्व गुरु हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, आप बहुत अच्छे से मेहनत करें। आपको पढ़ाने वाले शिक्षक वही है, आपके रूम वही है, आपकी एग्जाम वही होती है, आपकी किताबें वही होती है, लेकिन कुछ बच्चे और उनके लिए उदाहरण बन जाते हैं और शेष लोग वापस दोबारा एग्जाम देते हैं या वो उसको घिसकते घिसकते आगे ले जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। आपको एकाग्र, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, आप में धैर्य होना चाहिए और धैर्य के साथ साथ आप लोगों में कुशल नेतृत्व होना चाहिए। एक मानचित्र की कश्ती के तरफदार होते हैं, इस पार कुछ उस पार होता है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार होते हैं। एक बाप के बेटी की शादी से बढ़कर शायद कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। एक बाप के बेटी की शादी से बढ़कर शायद कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। वो 2 साल या 3 साल पहले प्लानिंग करता है, वो सोचता है कि मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा किसी प्रकार की, और शादी नजदीक हो रही होती है, पंडित फेरे कर रहा होता है और उस समय कोई पंडित चीज मांगता है और पिताजी कह देता है वो तो मांगना भूल गया, सारा सब कुछ अच्छा गया था, एक छोटी सी चीज रहेगी। तो बुरी व्यवस्था को, एक छोटी सी तकनीकी प्रॉब्लम को आप सामने रखकर बुरी व्यवस्था को हम सौंप देना। एक पिता अपनी बेटी की शादी कर रहा होता है और पंडित उस समय कोई चीज मांगता है और बात कर देता है वो तो गाना भूल गया। तो बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्थाओं में आप कुछ तकनीक प्रॉब्लम को सामने रखकर पूरी व्यवस्था को दोष देना और व्यवस्था को दोष देना अपने लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वही अपना आलस्य है। और फिर आप कहोगे मुझे भाग्य के सहारे, मुझे मेरे पास मेरा नसीब नहीं था, मुझे भाग्य ने साथ नहीं दिया। आप लोग इस समय जो पढ़ाई कर रहे हैं इस दौरान, अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो 10-15 साल के बाद में आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है, आपकी जो 12वीं की मार्कशीट है, आपकी 8वीं की मार्कशीट है, अगर आपकी बीएससी की मार्कशीट आप अच्छा करोगे आगे, अभी सर ने बहुत कुछ बताया था आपको, कॉलेज के लिए भी बताया था। तो अगर आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर आपका कहीं से हाथ कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन 10-15 साल के बाद में एक संदूक से अंदर एक फाइल निकालेंगे और उससे कुछ प्रमाण पत्र निकालेंगे, मार्कशीट निकालेंगे। अगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया तो मलाल करेंगे जिंदगी को कि उस समय वक्त है, अगर उस वक्त मेहनत की होती तो अपन आज कामयाब हो जाते। तो ये मलाल बहुत दुख देता है। अगर कहीं चोट हो जाती है तो वो सही हो जाती है, लेकिन ये मलाल बहुत दुख देता है, क्योंकि आपने कितने कठिन संघर्ष में आपने पढ़ाई की है। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर कई बार सोचते हैं बच्चे के 95% आ गए, इसके 97 आ गए, वो आईएएस बन गया, वो आरएस बन गया, वो पटवारी बन गया। आपने कभी सोचा है उसने संघर्ष किया है? अगर ये संघर्ष नहीं होता तो शायद आज हर बच्चा, हर घर में एक बच्चा आईएएस होता, हर एक घर में बच्चा पटवारी होता। क्यों? क्योंकि आपने संघर्ष करना सीखा। मैंने भी कहा था, उसने रातों को सोना छोड़ दिया, खुशियों का आलम छोड़ दिया, परिवार के साथ रहना छोड़ दिया, समय पर खाना खाना छोड़ दिया। फिर उसको बोलते थे कि वो भाग्य की, वो तो भाग्य, इसका भगवान क्या करे। तो इन चीजों का भी आप लोग सब ध्यान रखें। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूलों में पढ़ना, जिनके घरों के आगे गाड़ियां खड़ी होती हैं वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि कमजोर है वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अगर आप लोगों में जुन है, आप लोगों में जुनून है, तो आप लोग हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। चांद पर पहले कौन पहुंचा, ये सामान्य ज्ञान की किताबें बताती है। चांद पर पहले कौन पहुंचा, ये सामान्य ज्ञान की किताबें बताती हैं। पहला चक्कर किसने काटा, ये चर्चा का विषय हो सकता है। इसके साथ साथ पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन पहुंचा, ये जाना जा सकता है, सबको पता होगा। लेकिन पहले के बाद में दूसरे नंबर पर कौन पहुंचा, 5वें नंबर पर कौन पहुंचा,
10वें नंबर पर कौन पहुंचा, 7वें नंबर पर कौन पहुंचा, किसी को पता है? 1 नंबर पर रहिएगा। सबको पता है पहले चार्ट पे कौन पहुंचा, पहला चक्कर किसने काटा, पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन पहुंचा, किसी को पता है 7वें नंबर पे कौन पहुंचा था माउंट एवरेस्ट पे, 7वें नंबर पे चांद पे कौन पहुंचा था? क्योंकि लोग 1 नंबर पर ऊपर रखना पसंद करते हैं और हमेशा जमीन पर रहकर तैयारी करें। ये उड़ती हुई पतंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उस पतंग के नसीब में 2 बातें लिखी जाती है, या तो वो पतंग कटकर नीचे आएगी या वो पतंग लुटकर नीचे आएगी। आप हमेशा नियमित बने रहिए, उड़ते रहिएगा, नियमित मेहनत करते रहिएगा और अपनी जिंदगी में कामयाबी के पैमाना सिर्फ एक रखना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए बात पे। अपनी जिंदगी में कामयाबी के पैमाना एक रखना। जब आप बड़े हो जाएं, आपको पता क्या चलेगी मैंने कामयाब क्या नहीं किया। बहुत एक मेरे गुरु थे, उसने मेरे को बात बताई थी कि अपनी जिंदगी में कामयाबी का पैमाना एक रखना। जब अपने माँ बाप अंतिम दौर में हो, आप समझ के होंगे, अंतिम दौर में हो, वो किसी देवता से ये उम्मीद ना करें कि मुझे मुकेश अंबानी जितना पैसा दें। वो एक ही दुआ करें कि बेटा दे या बेटी दे तो ऐसा देना इस जन्म में दी है। ये आपकी असली कामयाबी का मूल्यांकन होगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और भारतीय परिवार को आपने बहुत ही प्रेरणादायी माहौल दिया है। आप नाम के अनुरूप काम कर रहे हैं। आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी वो 4 कहानी एक बार फिर से व्यक्त कर रहा हूं। बिल्कुल से मैंने आपके लिए बनाई है लाइफ। कुछ लोग वक्त के साजों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के साजों को बदल जाते हैं। सोचा कि वक्त किसी को माफ नहीं करता, लेकिन क्या कर लो कि उनका जो वक्त से ही आगे निकल जाते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया, मैं कल ही सोच रहा था कि इस समय सेमिनार करना एक अपनी मतलब ये कहता हूं कि बहुत अच्छी सोच के साथ आप लोग खड़े हैं और बहुत यहाँ पे आप लोग एक नव निर्माण करें और कल से क्लासरूम का थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि सर को वापस रिक्वेस्ट करके जाता हूँ कि सर 5-6 महीने में वापस सेमिनार करें और जरूर मेरे पास फोन आएगा। तो मुझे लगना चाहिए जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं क्लास में एकाग्रता रखेंगे, वो भी कैसी, अर्जुन जैसी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। बना कल की बात आज छोड़ी मत आइए कल से स्कूल। और फिर ये भी सोचना करना क्या है, फिर ये भी सोचना है करना क्या है। छोड़ तो लीजिएगा, लेकिन ये भी करना है करना क्या, आपका जन्म क्यों है। पहली बात क्या हो, जिज्ञासा। दूसरी बात धैर्य और तीसरी बात कुशल नेतृत्व है। वो कैसा, आपको करना क्या है, आपको कितना समझ में आया, कितना क्लासरूम में कवर हो गया, कितना होमवर्क कर लिया आप लोगों ने, कितना कल करना है, कितना संडे को करना है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।